हाय गाइस। जय हिंद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। शुरू हो गया वेल्डिंग धमाका। वेल्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। भाई लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लास्ट आज ये चैप्टर। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा आर्क वेल्डिंग में 4 mm इलेक्ट्रोड के लिए अपेक्षित करंट की रेंज कितनी होनी चाहिए। कह रहा 4 mm के लिए इलेक्ट्रोड करंट कितना होना चाहिए, तो 120 से 170 एम्पियर। कितना होना चाहिए, 120 से 170 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कह रहा मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में एसी वेल्डिंग मशीन के द्वारा निम्न में से कौन सी एक धातु की वेल्डिंग नहीं की जाती। भाई कास्ट आयरन की जाती है, माइल्ड इस्पात की जाती है, हाई कार्बन इस्पात की भी की जाती है, एल्यूमिनियम की नहीं की जाती। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कह रहा है आर्क वेल्डिंग में जॉइंट में किस प्रकार की तैयारी उचित है। कह रहा है आर्क वेल्डिंग में जॉइंट में किस प्रकार की तैयारी उचित है। किस प्रकार की तैयारी उचित है। जे ये बना यू यू आकार का। आर्क वेल्डिंग में जॉइंट में किस प्रकार की तैयारी उचित होती है। ये हो यू टाइप का। यू टाइप का। कौन सा यू टाइप का, ऑप्शन नंबर डी इसका। कह रहा आर्क वेल्डिंग बट जॉइंट में यू या वी बट जॉइंट का प्रयोग होता है। इसका उपयोग धातु के दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। बट वेल्डिंग में धातु की दो टुकड़ों को गर्म करके या दबाव डालकर उन्हें आपस में वेल्ड किया जाता है। आरआरबी सिकंदराबाद एएलपी 2010 में। शेयर गाइस ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। बस एक बार मैं बोलता हूँ शुरू में, चैनल को शुरू में ही लाइक कर दो और शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद अपनी क्लास करते रहो रेगुलर। पढ़ाई पे ध्यान दो, फर्स्ट टाइम ही कर दो पहले। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का नाम दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और रेगुलर रिवाइज करते रहना। आर्क वेल्डिंग में विकृतिपन विकृतिपन आर्क वेल्डिंग में विकृतिपन और संकुचन से दूसरे संकुचन में नियंत्रित करने के लिए किस विधि को रोका जाता है। तो उचित वेल्डिंग प्रक्रम से, मतलब उचित वेल्डिंग प्रक्रम से। संकुच यानी कि सिकुड़ना और विकृतिपन यानी कि फैलना। तो किस विधि से रोका जाता है, उचित वेल्डिंग प्रक्रम से। कह रहा आर्क वेल्डिंग में विकृतिपन को एक संकुचन से दूसरे संकुचन में नियंत्रण करने के लिए उचित वेल्डिंग प्रक्रम का प्रयोग होता है। उचित वेल्डिंग प्रक्रम के लिए सही इलेक्ट्रोड आकार, उचित करंट, उचित वोल्टेज या उचित चाप लंबाई तथा इलेक्ट्रोड का सही गति इलेक्ट्रोड कोड का प्रयोग किया जाता है। उचित ढंग से किए गए डिपॉजिट में बीड पर निर्मित तरंग समान होगी और बीड सुचारू होगा जिसमें ओवरलैप या अंडरकट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विकृतिपन नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त चित्र में प्रदर्शित आर्क वेल्डिंग की विधि को पहचानिए। आर्क वेल्डिंग कौन सी विधि है इसमें, पश्च पद वेल्डिंग। कौन सी, पश्च पद वेल्डिंग। कह रहा विकृतिपन नियंत्रण को करने के लिए प्रयुक्त चित्र पश्च पद वेल्डिंग यानी कि बैक स्टेप वेल्डिंग, क्या बोलेंगे उसका, बैक स्टेप वेल्डिंग को दर्शाया गया है। पश्च पद वेल्डिंग की सामान्य दिशा बाईं से दाईं होती है। कौन से, बाईं से दाईं होती है। परंतु इस विधि में वेल्ड की प्रत्येक बीड दाईं से बाईं ओर जमाकर की जाती है। दाईं से बाईं ओर जमाकर की जाती है। इस विधि में प्रत्येक बीड के साथ प्लेट प्रत्येक वेल्ड की लॉकिंग प्रभाव को लॉकिंग इफेक्ट के कारण कम मात्रा में फैलती है। देखो किधर से स्टार्ट की जा रही है, इधर से स्टार्ट की जा रही है और इधर खत्म हो जाती है। ठीक है इस देखो, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस प्रकार और ये यहाँ पे खत्म हो रही है। इससे पता लग रहा है कि वेल्डिंग इधर खत्म, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ से और जहाँ छोड़ते हैं तो वहाँ हल्का सा मेटल पिघला हुआ रहता है, तो यहाँ पे वो खत्म हो गई है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कुछ वेल्डिंग जॉबों के लिए पश्चिम तापमान पोस्ट हीट का क्या उद्देश्य है।
कुछ वेल्डिंग जॉबों के लिए पश्चात तापमान पोस्ट हीट का क्या उद्देश्य है? पोस्ट हीट यानी कि चिमड़पन कम करने के लिए, चिमड़पन कम करने यानी पोस्ट हीटिंग को कम करने के लिए। कह रहा कुछ वेल्डिंग जॉबों के लिए पश्चाताप पोस्ट हीटिंग का उद्देश्य चिमड़पन कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पोस्ट हीटिंग की क्रिया वेल्डिंग के बाद की जाती है। पश्चात तापमान जिसको पोस्ट हीटिंग में या नॉर्मलाइजिंग नॉर्मलाइजिंग जिसको कवेचिंग और टेम्परिंग कहा जाता है सम्मिलित होते हैं। वेल्डिंग प्रक्रिया में इसका मुख्य उद्देश्य कठोरीकरण और परिष्कृत साइज को चिमड़पन को कम करने के लिए किया जाता है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन और पोस्ट हीटिंग को करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। यानी कि नॉर्मलाइज यानी कि उसको जॉब को अच्छे तरीके से फिनिश करो। ऐसा नहीं है कि अगर हम उसमें स्पैटर लग रहे हैं या ख़राब है, साफ़ नहीं करी, तो जॉब को अच्छी तरह साफ़ करके तब उसको वेल्डिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार की आर्क वेल्डिंग दर्शाई गई है? तो ये कौन सी वेल्डिंग है? ये मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग है। कौन सी मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग? ये क्या है? ये होल्डर है, ये होल्डर है, ये इलेक्ट्रोड है, और ये क्या है? ये वेल्डिंग केबल है। ये कौन सी मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कह रहा निम्न में किस में आर्क खुली हुई वायु में धातु इलेक्ट्रोड व मूल धातु के बीच बनाई जाती है? मूल धातु के बीच बनाई जाती है तो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। निम्न में से किसमें आर्क खुली वायु में धातु इलेक्ट्रोड एवं मूल धातु के बीच में बनाई जाती है? तो कौन सी? मैनुअल आर्क वेल्डिंग। मैनुअल आर्क वेल्डिंग ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आरआरबी सिलीगुड़ी एएलपी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा आर्क वेल्डिंग में एसी डीसी को प्रभावित करता है, कौन करता है? रेक्टिफायर। एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करता है? रेक्टिफायर साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कह रहा स्लैग का प्रकार कार्बनिक, रूटाइल और निम्न हाइड्रोजन व मिनरल, तीनों इसके स्लैग के प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या स्लैग के अभिलक्षण होते हैं? स्लैग के अभिलक्षण कौन से होते हैं? पतले तथा मोटे होते हैं, माध्यम होते हैं, आसानी से हटने वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर है। स्लैग के 3 लक्षण होते हैं, पतले तथा मोटे, माध्यम, आसानी से हटने वाले। स्लैग सामान्यतः पतले तथा मोटे और माध्यम आकार के और आसानी से हटने वाले पदार्थ होते हैं। स्लैग को सामान्य रूप से लंबी रेखाओं के रूप में देखा जाता है जो वेल्ड की लंबाई के साथ निरंतर या बंद हो जाते हैं। स्लैग को रेडियोग्राफ में आसानी से पहचाना जाता है। वेल्डिंग प्रक्रिया में ऑक्सीकरण से बचाव के लिए वेल्ड पुल की सतह के ऊपरी सिरे पर रहता है। अब ये क्या स्लैग जब हम इस प्रकार से वेल्डिंग करते हैं ना, इस प्रकार से वेल्डिंग करते हैं तो जो उसके ऊपर फिर चिपिंग हैमर मारते हैं तो एक छोटी सी पतली पतली परत हटती है वेल्डिंग से, पतली पतली परत हटती है, फिर वेल्डिंग बिल्कुल क्लीन दिखती है। तो उसी को ऊपर वाली जो परत होती है ना, उसी को बोलते हैं स्लैग। कभी वेल्डिंग करेंगे ना, जब पता लगेगा, वेल्डिंग ऐसे कर देते हैं और वेल्डिंग करने के बाद तुरंत हल्का सा 1 सेकंड रुकने के बाद तुरंत चिपिंग हैमर से मारते हैं तो पूरी वो स्लैग उतर जाती है। 1 या 2 सेकंड बाद जैसे ही मारते हैं तो पूरी स्लैग उतर जाती है, फिर वेल्डिंग क्लीन दिखती है यहाँ से यहाँ तक। इसे ही बोलते हैं स्लैग। वेल्डिंग करेंगे, ज़्यादा अनुभव होगा। कह रहा है वेल्ड पुल में बदलाव का तरीका कौन सा है? वीप तरीका है। वेल्ड पुल में बदलाव का तरीका कौन सा? वीप तरीका। कह रहा है वेल्ड पुल में बदलाव का तरीका वीप तरीका होता है। वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड तथा आर्क की गलित धातु के अंदर तथा बाहर एक समान रूप से चलाया जाता है, जिसमें वेल्ड का आगे की ओर पूर्व तापमान हो जाता है। इस प्रकार वेल्ड पुल में बदलाव का तरीका वीप तरीका कहलाता है। कह रहा है MMAW मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड आर्क उत्पन्न करने के लिए आवश्यक
धारा का मान होता है, तो 10 से 100 एम्पियर। कितना होता है? 10 से 100। कह रहा है MMAW में इलेक्ट्रो आर्क उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा का मान 10 से 100 एम्पियर होता है। इसमें मेटल को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा इलेक्ट्रोड आर्क से प्राप्त होती है। यह आर्क इलेक्ट्रोड तथा जॉब को इलेक्ट्रिक करंट देकर प्राप्त की जाती है। MMAW में करंट AC या DC वेल्डिंग मशीन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कह रहा है MMAW मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, ये फॉर्म में पूछ ली जाती है कई बार मैं MMAW की। तो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड आर्क उत्पन्न करने के लिए आवश्यक विभवांतर का मान होता है। कितना होता है? 10 से 25 वोल्ट। और करंट की मात्रा जो आर्क का तापक्रम रहता है वो कितना रहता है? 3600 4000 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में आर्क को किस तरह उत्पन्न किया जाता है? इलेक्ट्रोड के कार्यखंड से छूकर। कह रहा है आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया, जब कह रहा है आर्क वेल्डिंग में प्रक्रिया में आर्क किस तरह उत्पन्न किया जाता है? भाई जब ये मेटल है, इस प्रकार का ये मेटल है, ठीक है, और आर्क उत्पन्न करवानी है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गई भाई, ये और ये होल्डर है। होल्डर किसका बना होता है? कॉपर का। ये वायर भी कॉपर की होती है, ठीक है। और जब तक अब इस होल्डर को हम मेटल से नहीं छुपाएंगे तो आर्क उत्पन्न नहीं होंगे। तो ये तो क्या करा? इलेक्ट्रोड को कार्यखंड से छुटाकर के छूकर, कार्यखंड से छूकर, यानी कि ये हमारा कार्यखंड है। जब तक हम इससे छुआएंगे नहीं इलेक्ट्रोड को, तो जब तक ऐसे आर्क उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा है मैनुअल मेटल आर्क इलेक्ट्रोड में धारा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग धारा की मात्रा पदार्थ के आकार पर भी, पदार्थ की आकृति पर और इलेक्ट्रोड के प्रकार पर भी। मैनुअल मेटलिक आर्क वेल्डिंग में धारा पर निर्भर करती है तीनों, पदार्थ के आकार पर, पदार्थ की आकृति पर, पदार्थ इलेक्ट्रोड के प्रकार पर, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा है विद्युत आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जन किस प्रकार निर्भर करता है? कह रहा है विद्युत आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जन किस पर निर्भर करता है? तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और इलेक्ट्रॉन की गति पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन की गति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों पर निर्भर करता है, आकृति पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान यानी कि उसका भार, और इलेक्ट्रॉन की गति। तो ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कह रहा है विद्युत आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान एवं इलेक्ट्रॉन की गति पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय उत्सर्जन कैथोड इलेक्ट्रॉन की धातु के कार्यफलन, वर्क फंक्शन तथा परमताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एयर गैप कम करने के कारण इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पर जंप होने लगता है, तत्पश्चात शीघ्र ही ऊष्मीय उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रिक आर्क स्पायरिंग में आर्क स्प्रे सिस्टम के लिए कितने एम्पियर तक का सॉलिड स्टेट पावर स्रोत उपयोग में लिया जाता है? कह रहा है इलेक्ट्रिक आर्क स्प्रिंग में आर्क स्प्रे सिस्टम के लिए कितने एम्पियर तक का सॉलिड स्टेट पावर स्रोत उपयोग में लिया जाता है? तो 50 से लेके 650 एम्पियर तक, 50 से लेके 650। इलेक्ट्रोड आर्क स्प्रिंग में आर्क स्प्रे सिस्टम के लिए 50 से 650 एम्पियर तक का सॉलिड स्टेट पावर स्रोत उपयोग में लाया जाता है। इलेक्ट्रिक आर्क में स्प्रे कोटिंग प्रक्रियाओं में सबसे पुरानी आर्क सिस्टम है। इस प्रक्रिया के लिए बहुत कम स्तर की बिजली की आवश्यकता होती है। विभिन्न सतहों प्रोफाइल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क स्प्रे प्रक्रिया मापदंडों को आसानी से संयोजित किया जा सकता है। कह रहा है निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए। PAW पैरामीटर, तो धारा किससे रहता है? धारा का रहेगा इसमें सेकंड नंबर 50 से 300 एम्पियर, 50 से 300 एम्पियर, 50 से 350 धारा का 50 से 350। और वोल्टेज
वोल्टेज रहेगी इसमें 5 नंबर पे 27 से 31 वोल्ट रहती है। और गैस का बहाव रहता है 40 लीटर प्रति मिनट। तो इसमें धारा का बहाव रहता है 50 से 350, वोल्टेज 27 से 31 और गैस का बहाव 40 लीटर प्रति मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दे भी रखा है। कहता है विद्युत ऊर्जा की मात्रा को स्टोर करने के लिए प्रयोग करते हैं। विद्युत ऊर्जा की मात्रा को स्टोर करने के लिए प्रयोग करते हैं किसका? विद्युत ऊर्जा की मात्रा को स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कैपेसिटर का। जो कैपेसिटर पंखे में लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? संधारिता। संधारिता बोलते हैं हिंदी में। और कैपेसिटर पंखों में लगाया जाता है। पंखों में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये एक साथ काफ़ी करंट जो है स्टोर कर लेता है। इस प्रकार का बना होता है, 2 वायर निकले होते हैं इस प्रकार से, तो ये काफ़ी करंट स्टोर कर लेता है। तो क्या करता है, ये स्टोर करने के बाद जो पंखे में लगा होता है, इस कारण से लगा होता है पंखे में, क्योंकि पंखा जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसे शुरू में ज़्यादा एम्पीयर की ज़रूरत होती है, यानी कि उसे एकदम करंट चाहिए होता है ताकि घुमाने के लिए, उसको बस एकदम घुमाने के लिए एक बार करंट की ज़रूरत होती है, फिर तो वो अपने रोटेशन से चलता रहता है। एक बार उसको ज़रूरत होती है ताकि उसको घुमाने के लिए, तो शुरू में क्या है, वो एक बार ज़्यादा एम्पीयर में करंट उसको दे देता है जिससे कि वो चलता रहे। उसके बाद वो अपना करंट को स्टोर कर लेता है, और जब स्टोर ही रहता है उसके अंदर स्टोर कर लेता है, और स्टोर करने के बाद जब लाइट चली जाती है या हम फैन को बंद कर देते हैं तो वो करंट उसके अंदर स्टोर रहता है। जैसे ही हम चालू करते हैं तो करंट अपना उसी के साथ, जैसे हम इधर से बटन दबाते हैं, ये वाली पावर और वो वाली पावर दोनों मिलके, तो वो फिर प्रेशर मार देता है और फैन चलने लगता है, और फिर दोबारा से फिर वो स्टोर करके रख लेता है। लाइट चली जाएगी, हम फैन बंद कर देंगे तो उसके अंदर करंट स्टोर रहता है। उसी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। इसीलिए पंखे में कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। W बराबर Q इंटू V, ये देखो दे भी रखा है। संधारिता कैपेसिटर का मास फेराड है। कैपेसिटर का जो मात्रक है वो कौन सा? फेराड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा, उष्मा प्रभावित क्षेत्र में किस प्रकार के वेल्डपुल बनता है? छोटा। उष्मा प्रभावित क्षेत्र में किस प्रकार का वेल्डपुल बनाता है? छोटा बनाते हैं। क्या उष्मा प्रभावित क्षेत्र में छोटा वेल्डपुल बनता है। पिघला हुआ पदार्थ वेल्डपुल कहलाता है। वेल्डपुल वेल्ड धातु के रूप में इसके जमने से पहले एक वेल्ड में पिघला हुआ धातु या स्थानीयकृत मात्रा होती है। जब वेल्डपुल बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे संबंधित करना मुश्किल हो जाता है। पिघली हुई धातु बाहर चली जाती है। कह रहा कौन सी वेल्डिंग विधि में इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है? तो भाई आर्क वेल्डिंग में किया जाता है इलेक्ट्रोड का प्रयोग, तो गैस वेल्डिंग में तो नहीं किया था। सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट। कह रहा उष्मा के प्रभाव के कारण धातु को किस अवस्था में बदलाव आता है? उष्मा के प्रभाव के कारण धातु किस अवस्था में बदलाव आता है? तो किस में आता है? भौतिक और रासायनिक, ए और बी। भौतिक और रासायनिक यानी कि ए और बी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यहाँ देखो उष्मा के प्रभाव के कारण धातु की भौतिक और रासायनिक दोनों अवस्था में परिवर्तन होता है। उष्मा के प्रभाव के कारण धातु के भौतिक गुण जैसे गलनांक, क्वथनांक, हिमकांक आदि में परिवर्तन होता है, तथा उष्मा के प्रभाव के कारण धातु के रासायनिक गुण जैसे पीएच मान, विद्युत वाहक बल आदि में भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धातुओं में ऊष्मा का प्रयोग होने का कारण धातु के तापमान को ऊष्मा के अनुसार डैश तक क्या कर सकते हैं? घटाया बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कह रहा है वेल्ड क्षेत्र में ऊष्मा वितरण निम्न में से किसके कारक पर निर्भर करता है? कह रहा है वेल्ड क्षेत्र में ऊष्मा वितरण निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो किस कारक पर निर्भर करता है? तो ये करता है ऊष्मा नहीं, ये करता है वेल्ड क्षेत्र में चारों ओर के पदार्थ द्रव्यमान पर। तो कह रहा है वेल्ड क्षेत्र में ऊष्मा का जो वितरण होता है वो किस पर निर्भर करता है? वेल्ड क्षेत्र के चारों ओर पदार्थ के द्रव्यमान पर करता है।
ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो वेल्ड क्षेत्र के चारों ओर जो पदार्थ होता है, पदार्थ यानी कि उस मेटल के द्रव्यमान पर कितना उसमें वेट होता है। आरआरबी सिकंदराबाद एएलपी 2001 में पूछा गया, वेल्ड क्षेत्र के ऊष्मा वितरण वेल्ड क्षेत्र के चारों ओर के पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्या निम्न में से किसका प्रयोग करके गलित वेल्ड धातु को वायुमंडल प्रदूषण से आर्क वेल्डिंग में बचाया जा सकता है? तो किसके द्वारा? फ्लक्स के द्वारा और शील्डिंग गैस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आरआरबी तिरुवनंतपुरम 2004 में आया क्वेश्चन भी। कह रहा फ्लक्स और शील्डिंग गैस के प्रयोग करके गलित वेल्ड धातु को वायुमंडल प्रदूषण से आर्क वेल्डिंग से बचाया जा सकता है। आर्क की गर्मी से फ्लक्स पिघलकर सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है, जो वायुमंडल गैसों से सुरक्षा करती है, जिससे वायुमंडल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस में पिघली धातु सुरक्षित रहती है तथा वेल्ड मेटल को वायुमंडल प्रभाव से बचाने के लिए शील्डिंग गैस की आवश्यकता रहती है। शील्डिंग गैस के रूप में इनर्ट गैस और आर्गन, हीलियम आदि का प्रयोग किया जाता है। कह रहा बीड के किनारे मेल बीड के किनारे से मेल निकालने के लिए प्रयुक्त औजार होता है, कौन सा होता है? बीड के किनारे का मतलब ये कह रहा है इस प्रकार से हमने वेल्डिंग करी भाई। 1 मिनट, एक प्लेट हमारी ये रही, ठीक है, बीड़ का किनारा, ये इस पर की बात कर रहा है, और एक प्लेट हमारी एक ही वाली प्लेट है, और ये प्लेट ऐसी खड़ी है, इस कोने पे हमने वेल्डिंग कर दी। यहाँ पे वेल्डिंग कर दी तो क्या कह रहा है, इसमें जो फ्लक्स फंसा हुआ रह जाता है, यानी कि जो फ्लक्स या वेल्डिंग के छोटे छोटे पार्ट जो फंसे रह जाते थे, उसको साफ करने के लिए किसका वायर ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। वायर ब्रश से इसको साफ कर देते हैं। इस प्रकार का वायर ब्रश बना होता है। यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ दांते लगे होते हैं। इसका वायर ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस प्रकार होता है वायर ब्रश बना हुआ, तार का बना हुआ होता है। इससे ही निकालने में आसानी होती है जो फंसे हुए फ्लक्स या कोटिंग या कह रहा वेल्डिंग प्रक्रिया के समय CO2 गैस विद्युत आर्क के उच्च तापक्रम को संपर्क में आने से कार्बन मोनोऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस में परिवर्तन हो जाती है। इस परिवर्तन के कारण वेल्डिंग जोन में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो वेल्डिंग जोन में किसकी? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आरआरबी रांची एलबी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप वेल्डिंग प्रक्रिया के समय CO2 गैस विद्युत आर्क के उच्च तापमान के संपर्क में आने से कार्बन मोनोऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित हो जाती है। इस परिवर्तन के कारण वेल्ड जोन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। कह रहा है तांबे के आर्क से वेल्डिंग करने के लिए DC फ्लेम ध्रुवता का चयन करने का कारण है। कह रहा तांबे के आर्क से वेल्डिंग करने के लिए DC विलोम ध्रुवता का चयन करने का कारण क्या है? आर्क की 2/3 ताप इलेक्ट्रोड धातु का केंद्रित होता है। आर्क की जो 2/3 ताप है इस पे इलेक्ट्रोड धातु पर केंद्रित होती है। क्या कह रहा है तांबे के आर्क से वेल्डिंग करने के लिए DC विलोम ध्रुवता का चयन करने के कारण यह है कि आर्क की 2/3 ताप इलेक्ट्रोड धातु पर केंद्रित होती है। 2/3 ताप यानी कि 2/3 ताप इलेक्ट्रोड धातु पर केंद्रित होती है और शेष बेस मेटल के पास केंद्रित होती है। DC विलोम ध्रुवता में बेस मेटल को पावर सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तथा इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या कह रहा है आर्क वेल्डिंग के आधार पर धातु और इलेक्ट्रोड के चारों ओर बने आर्क F1, F2 और F3 से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या कठिनाई पैदा होती है? तो क्या कठिनाई पैदा होती है? ऑप्शन नंबर आर्क से उसके निर्धारित मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब इस प्रकार अगर बना होगा तो F1, F2, F3 तो क्या है निर्धारित मार्ग से विचलित हो जाएगा। यानी कि जहाँ पे वो करनी है वहाँ पे ना होके थोड़ा साइड में या इधर उधर हो जाएगा। कह रहा है आर्क उसके निर्धारित मार्ग से विचलित हो जाएगी। कह रहा है आर्क वेल्डिंग के आधार पर धातु और इलेक्ट्रोड के चारों ओर बने आर्क F1, F2 और F3 से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा
आर्क अपने निर्धारित मार्ग से विचलित हो जाएगी। वेल्डिंग के लिए प्रारंभ में आर्क बिलो आगे की ओर, अंत में पीछे की ओर हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आरआरबी कोलकाता एएलपी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन ये। कह रहा वेल्डिंग में निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि फ्यूजन वेल्डिंग विधि है। कह रहा वेल्डिंग में निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि फ्यूजन वेल्डिंग विधि है, तो कौन सी है, आर्क वेल्डिंग। कौन सी, आर्क वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कह रहा वेल्डिंग प्रक्रिया में आर्क वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग विधि होती है। फ्यूजन वेल्डिंग को बिना दबाव नॉन प्रेशर वाली वेल्डिंग भी कहते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग क्या, नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जोड़ बनाने में दबाव की आवश्यकता नहीं होती। इस विधि में जोड़ी जाने वाली धातु के किनारे गर्म करके पिघलाया जाता है, जिससे पिघली हुई धातु आपस में मिल जाए तथा खाली स्थान को पूरक पदार्थ अर्थात वेल्डिंग रोड की सहायता से भर दिया जाता है। ठंडा होने पर जोड़ तैयार हो जाता है। कह रहा वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति के अनुपात में को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर। आरआरबी तिरुवनंतपुरम एएलपी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वास्तविक शक्ति रियल पावर को आभासी शक्ति यानी कि एपरेंट पावर के रूप में के अनुपात में एपरेंट पावर के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। इसे कोस थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कोस थीटा आर बटे जेड। संख्यात्मक मान 0 और 1 के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर था। कह रहा है वह तापमान जिस पर धातु की कण संरचना में परिवर्तन आता है उसे कहते हैं। जिस तापमान पर, वह तापमान जिस पर धातु की कण संरचना में परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं क्रिस्टल तापमान। तो उसे क्रिटिकल तापमान, उसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल तापमान। वह तापमान जिस धातु पर कण संरचना में परिवर्तन आता है उसे बोलते हैं क्रिटिकल तापमान। आरआरबी पटना एएलपी 2014 में आया क्वेश्चन है। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, आए हुए हैं। यही क्वेश्चन आपके सेकंड CBT 2 में इतनी हेल्प करेंगे। ये सारे क्वेश्चन 4-5 हज़ार क्वेश्चन है, ये बहुत हेल्प करेंगे। इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट फंसने वाले हैं। वह तापमान जिस पर धातु की कण संरचना में परिवर्तन होता है उसे क्रिटिकल तापमान कहते हैं। जिस ताप के कण की साइज में वृद्धि, नए कण की प्रवृत्ति होती है उसे पुनः क्रिस्टलीकरण तापमान कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ही तो पता लगता है कि किस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण है ये आप भी जानते होंगे। वेल्डिंग करते समय धातु को दिया जाने वाला अतिरिक्त ताप कहलाता है। वेल्डिंग करते समय धातु को दिए जाने वाला अतिरिक्त ताप कहलाता है, क्या कहलाता है, करंट हीटिंग। क्या कहलाता है, करंट हीटिंग। वेल्डिंग करते समय धातु को दिए जाने वाला अतिरिक्त ताप कौन करंट हीटिंग, कौन करंट हीटिंग कहलाता है, कौन करंट ऊष्मा। हीट वेल्डिंग के समय क्रैकिंग होने से बचाता है। इसे वेल्डिंग क्षेत्र को मजबूत सामर्थ्य प्रदान करता है। किस लिए दी जाती है, वेल्डिंग को क्रैकिंग जो हो जाती है उससे बचाता है, कॉन्क्रीट हीटिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या विद्युत धारा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था आरआरबी अहमदाबाद। विद्युत धारा मापने की इकाई क्या, एम्पियर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दो प्रकार की होती है, प्रतिवर्ती धारा और दृष्टि धारा, यानी कि AC और DC। अब ये DC का मतलब ये होता है डायरेक्ट करंट, और AC का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव का मतलब समझते हो, अल्टरनेट वर्ड से ही पता लग रहा है, अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव कहते हैं ना, अल्टरनेटिव क्लास हो रही है। अल्टरनेटिव, हम कॉलेज जाते हैं अल्टरनेटिव डे पे जाते हैं, यानी कि एक दिन जाते हैं, जैसे भाई एक दिन जाते हैं, जैसे एक दिन गए, एक दिन ब्रेक कर दिया, फिर एक दिन गए। तो इसका मतलब ये जो हमारा कहने का मतलब है, जो ये AC करंट होता है, AC करंट ऐसे होता है, इसका सिंबल ऐसे होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि करंट एक बार आता है एक बार नहीं आता, एक बार आता है एक बार नहीं आता। नहीं, करंट तो निरंतर चलता रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा जिगजैग लाइन में चलता है, जिगजैग लाइन में चलता है। इसी कारण से जब किसी मनुष्य को करंट लगता है तो वो ये करता है, ऐसे कांपने लगता है ना, यूं कांपता है वो बड़े जोर से, हो ऐसे कांपता है। तो वो कांपने का मतलब यही होता है कि करंट वो ऐसे कांपता नहीं है, करंट जो है ऐसे अल्टरनेटिव आता है, यानी करंट चलता तो रेगुलर रहता है लेकिन वो ऐसे चलता है,
वो इतनी फास्ट चलता है ना कि पता नहीं चलता, ब्रेक नहीं होता, ऐसे फटाफट 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 ऐसे चलता रहता है। इसी वजह से जब मनुष्य को करंट लगता है तो ऐसे पकड़ के वो हिलने लगता है। तो इसका ये कारण है, इसीलिए इसका नाम अल्टरनेटिव करंट रखा है। चलता तो सिंबल है, लेकिन वो इतनी फास्ट चलता है, इतनी फास्ट चलता है कि इतनी फास्ट वो जिगजग 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 करता है। इसलिए मनुष्य जो करंट लगता है तो वो ऐसे तार पकड़ के जब हिलने लगता है, इसका कारण यही है। और डायरेक्ट करंट क्या है? ये बिल्कुल डीसी करंट है। ये मारेगा तो एकदम झटके से एकदम मार देगा, ये ऐसे हिलाएगा नहीं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, नाम से ही पता लग रहा है अल्टरनेटिव, यानी कि जिगजग लाइन में चलता है, रुकता है और आता है, रुकता है आता है। लेकिन वो इतनी देर के लिए नहीं रुकता, बहुत माइनर, बहुत फास्ट चलता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो गया। कह रहा तापमान की इकाई, भाई तापमान की इकाई क्या है? केल्विन है, डेसी फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट भी होता है, और एक रूमर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कह रहा आवेश की इकाई कूलाम होती है। आवेश की इकाई, आवेश की इकाई कूलाम होती है। आवेश क्या है? करंट ही है, धारा। आवेश की इकाई क्या है? कूलाम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कह रहा है विद्युत स्रोत में ऋण नेगेटिव ध्रुव होता है। नेगेटिव, नेगेटिव होता है, नेगेटिव, और एक होता है पॉजिटिव, यानी कैथोड और एनोड। तो नेगेटिव को क्या बोलते हैं? तो नेगेटिव को बोलते हैं कैथोड, और पॉजिटिव होता है एनोड। किसी विद्युत स्रोत में ऋण नेगेटिव ध्रुव कैथोड पर होता है, और कैथोड ऋणावेशित कण होते हैं। जो विद्युत धारा का प्रभाव इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के को वितरित विपरीत होते हैं। कैथोड इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करते हैं, जो कैथोड को अपचयन प्रतिक्रिया होती है। कैथोड माइनस और एनोड प्लस। कह रहा अब ये आ गया, विद्युत स्रोत में धन पॉजिटिव ध्रुव होता है, कौन सा? एनोड पर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखो आरआरबी आज मेरे एल पी पूछे हुए सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है गाइस। ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चार पाँच हजार क्वेश्चन है, क्लास ऐसे ही चलेगी। लाइक और शेयर में बहुत कंजूसी करते हो, करते नहीं है। और ये सारे क्वेश्चन आपको सीवीडी 2 में बहुत हेल्प करने वाले हैं। और ये बुक अभी कोई करा नहीं रहा है, मैं सिर्फ कोई नहीं कराता इन क्वेश्चनों को। चार चार हजार क्वेश्चन कराते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन कराए, बात खत्म हो गई। सिलेबस, भाई सिलेबस पे तो करते रहते हैं, लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं ना वो वेरी इंपॉर्टेंट। शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा आर्क वेल्डिंग में आर्क का तापमान कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। 3500 डिग्री सेल्सियस। कह रहा आर्क वेल्डिंग में आर्क का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है। आर्क क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा उष्म ऊर्जा में परिवर्तन होती है, जिसमें जिससे आर्क का तापमान बढ़ जाता है। आर्क के तापमान से मूल धातु पिघल जाती है तथा पिघली हुई धातु को ठंडा करने के लिए वेल्डिंग जोड़ तैयार किया जाता है। कह रहा ट्रांसफार्म आर्क वेल्डिंग में कैसी पेनिट्रेशन प्राप्त करता है? अच्छी पेनिट्रेशन प्राप्त करता है। कैसा? अच्छी। कह रहा ट्रांसफार्म आर्क वेल्डिंग अच्छी पेनिट्रेशन प्राप्त होती है। वेल्डिंग में पेनिट्रेशन के गुण से मूल धातु का फ्यूजन होता है, एक निश्चित गहराई तक पिघलकर परस्पर जोड़ बनाती है। इस प्रक्रिया में जोड़े जाने वाली सतहों को मिलाकर रखा जाता है तथा किसी ऊष्मा स्रोत के द्वारा दोनों सतहों को पिघलने तक गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कैथोड फिलामेंट में पोटेंशियल डैश होती है, कितनी होती है? 15,000 वाट। कह रहा कैथोड फिलामेंट में पोटेंशियल कितनी होती है? 15,000 वाट होती है। कह रहा 32 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में बदलेंगे कितना होगा? फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या बताया था फॉर्मूला? C/5 बराबर F-32/9, ये फॉर्मूला है। सेंटीग्रेड को किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो यहाँ पर रख देंगे 3200 सेंटीग्रेड, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 5,792।
डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। कह रहा आर्क के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का कार्य। आर्क के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का कार्य क्या है? वेल्ड स्थान को पिघला देना। आर्क क्या करती है? आर्क बताई थी अभी क्या होती है, इलेक्ट्रोड के यहाँ पे जो निकलती है, ये होल्डर होता है। तो क्या करती है ये? वेल्ड स्थान को पिघला देने के लिए मेटल को पिघला देती है। कह रहा लंबे आर्क को वेल्डिंग के दौरान प्रयोग से वंचित रखने के का एक उदाहरण है, रखने का एक कारण है कि, कह रहा लंबे आर्क को वेल्डिंग के दौरान प्रयोग से वंचित रखने का एक कारण है कि यह खुले सर्किट वोल्टेज को बढ़ाता है। क्या करता है? खुले सर्किट वोल्टेज को बढ़ाता है। ये ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। कह रहा ये खुले सर्किट वोल्टेज को बढ़ाता है। कह रहा लंबे आर्क को वेल्डिंग के दौरान प्रयोग से वंचित रखने का कारण यह है कि लंबे आर्क लंबा आर्क होता है बोले खुले सर्किट में वोल्टेज को बढ़ाता है, जबकि वोल्टेज क्या होनी चाहिए? कम। तो धारा को कम कम करता है। आर्क की लंबाई अधिक होने से आर्क बुझ जाती है। लंबे आर्क में पेनिट्रेशन न्यूनतम होती है, ज़्यादा होती है। कम न्यूनतम यानी कम होती है। लंबे आर्क से वेल्डिंग शेष आने की संभावना रहती है, यानी कि गैप रहने का संभावना रहती है, तथा बीड का रूप भी सही से नहीं बनता। इन्हीं कारणों से वेल्डिंग के दौरान लंबे आर्क का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। कह रहा सील्डेड धातु आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का लाभ क्या है? सील्डेड धातु आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का लाभ क्या है? तो क्या है? सरफेसिंग सभी स्थिति में की जा सकती है। सील्डेड धातु आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का लाभ क्या है? कि सरफेसिंग क्या है? सभी स्थिति की जा सकती है। यूपी ट्रिपल एस सी ट्यूबवेल ऑपरेटर 2008 में आया वो क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। कह रहा सील्डेड धातु आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सरफेसिंग सभी स्थिति में सुरक्षा के लिए सील्डिंग गैस का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग टॉर्च के दौरान आर्गन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड अक्रिय गैस इस्तेमाल की जाती हैं। ये गैसें किसी के साथ क्रिया नहीं करती, ये गैस उदासीन होती हैं तथा ये गैसें परिरक्षक की तरह कार्य करती हैं। कह रहा लघु परिपथ ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग धारा का परास होता है। कह रहा लघु परिपथ वेल्डिंग धारा का परास क्या होता है? कम होता है। लघु परिपथ में वेल्डिंग धारा लघु परिपथ में ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग धारा का परास क्या होता है? कम होता है। लघु परिपथ ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग धारा का परास कम होता है जब आर्क की ऊष्मा इलेक्ट्रोड का सिरा पिघलकर ध्रुवीय धातु की बूंद के रूप में लटक कर वेल्ड पुल की बेस मेटल को स्पर्श करता है, तब यह सर्किट को शॉर्ट कर देता है, जिसके कारण आर्क बुझ जाती है। परंतु जैसे ही ध्रुवीय धातु के बूंदें इलेक्ट्रोड से अलग होती हैं तो सर्किट खुल जाने पर पुनः आर्क प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार लघु परिपथ ट्रांसफार्मर में आर्क बार बार बनती व बुझती है। कह रहा वेल्ड धातु में प्रतिघात ऊर्जा का मान होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 40 जूल से अधिक। कि वेल्ड धातु में प्रतिघात ऊर्जा का मान होना चाहिए 40 जूल से अधिक। वेल्ड धातु में प्रतिघात ऊर्जा का मान 40 जूल से अधिक होना चाहिए। कह रहा वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड तथा आर्क में गलित धातु के अंदर तथा बाहर एक समान रूप से चलाया जाता है, जिससे जिससे गलित धातु का तापमान कम हो जाता है तथा वेल्ड के आगे धातु का पूर्व तापमान हो जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है क्या? वीपिंग। कौन सी कहलाती है? वीपिंग। कह रहा है वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड तथा आर्क के गलित धातु के अंदर, ध्यान से पढ़ने का इस क्वेश्चन को, गलित धातु के अंदर तथा बाहर एक समान रूप से चलाया जाता है, जिसमें गलित जो गलने वाली धातु है का तापमान कम हो जाता है तथा वेल्ड की आगे की धातु पूर्व तापमान हो जाता है। पूर्व तापमान की प्रक्रिया ही वीपिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। कह रहा वोल्टेज कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। वोल्टेज कंट्रोल का कंट्यूर वेल्डिंग में वोल्टेज कंट्रोल का उपयोग किया जाता है किसमें? कंट्यूर वेल्डिंग में। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर। कि चित्र आर्क का बना अभिलक्षण दर्शाया गया है। तो क्या कह रहा है? चित्र में आर्क का बना एक अभिलक्षण दर्शाया गया है। अभिलक्षण दर्शाया गया है।
तो इसको क्या बोलते हैं, इसकी पूछ रहा है, तो इसको बोलते हैं गुरु। क्या बोलते हैं, गुरु। तो यह चित्र को गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी फोर्स अभिलक्षण दर्शाया गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, गुरु बल, गुरुत्व बल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसकी बात कर रहा है, गुरुत्व बल। नीचे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड के आर्किंग सिरे पर बनी गलित गोलिकाएं, इनकी बात कर, गोलिकाएं गलित संचय यानी कि मोल्डन पोल में जोब की और नीचे तरफ चलती है, समतल या आघोष, डाउनवर्ड, डाउनहैंड, डाउनहैंड स्थिति में गुरुत्व बल धातु के ट्रांसफर में सहायक प्रदान करती है। इस प्रकार वेल्ड धातु के निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन दर बढ़ती है। क्या होता है, डिपोजिशन दर बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, गुरुत्व की बात कर रहा था, गुरुत्व बल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ALP CBT 2 पार्ट बी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। क्वेश्चन नंबर 104, ऐसे चित्र बना के अब पूछेगा। तो कहाँ इसकी फोर्स किधर लग रही है, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। तो क्या होगा ये, गुरुत्व बल के कारण, यानी कि फोर्स के कारण, गुरुत्व बल, गुरुत्व बल यानी ग्रेविटी फोर्स लग रही है इसके ऊपर। और जमीन की तरफ फोर्स आ रही है तो क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। ठीक है गाइस, आज के लिए यहीं तक। आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया, कल से नया नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का नाम मिल जाएगा, वहाँ से जाके इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम का नाम है 9400 इस पे जाके आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म 9400, इस पे जाके आप अपना PDF डाउनलोड कर लें। ठीक है गाइस, चलते हैं आज के लिए, काफ़ी है, फिर कल आते हैं नए चैप्टर के साथ। जय हिंद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।